Hello student, welcome back to my channel शिक्षा संज्ञान. Today we will discuss about the वर्ष रिडक्शन and their mechanism. हम वर्ष रिडक्शन में आज कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ वर्ष रिडक्शन, सेकेंड पॉइंट इज़ विच रिएजेंट इज़ यूज्ड इन वर्ष रिडक्शन, एंड थर्ड इज़ mechanism, and fourth features of the Wirth reduction. Okay, so I am starting from the Wirth reduction. So what is Wirth reduction? So सबसे पहला पॉइंट, वर्च रिडक्शन को हम डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन भी बोलते हैं. इसको हम समझेंगे मैकेनिज्म में कि डिजॉल्विंग मेटल का क्या मतलब है. सो हम आते हैं इसके डेफिनेशन. सो द वर्च रिडक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव अ बेंजीनोइड रिंग आर कन्वर्टेड इंटू 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन. सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें बेंजीनोइड रिंग. बेंजीनोइड का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर. सो ये बेंजीनोइड रिंग जो होती है कन्वर्ट हो जाती है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन में, विच हैव 2 हाइड्रोजन एटम अटैच एट अपोजिट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल. बाकी की डेफिनेशन हम मैकेनिज्म में समझ लेंगे. ओके, सो वेरी यूजफुल रिएक्शन इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये रिएक्शन जो होती है वेरी यूजफुल होती है. अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं. सो रिएजेंट की बात करते हैं हम लिथियम और सोडियम और पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया. हम जो मेटल्स होती है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं इन लिक्विड अमोनिया में. सेकंड, ये ऑप्शन सेकंड हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में डाइथाइलेमिन, इथाइलेमिन, H2 एंड ROH. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिक्विड अमोनिया में यूज़ करते हैं, और कभी कभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम डाइथाइलेमिन और इथाइलेमिन में यूज़ करते हैं. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन जो होती हैं टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है. इसी वजह से इसमें ये वेरिएशंस आते हैं कि हमें इसके जो ये लिक्विड है और ये डाइथाइलेमिन जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं इनको चेंज करना होता है. तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है. सो वर्च रिडक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर -33°C. इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव रिएक्शन एंड मेंटेन दिस टेम्परेचर. जब हम बात करते हैं इस टेम्परेचर की, तो इस टेम्परेचर को लैब में मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. सो इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रिएक्शन होती है. सेकेंड पॉइंट, इन -33°C यूज़ लिक्विड अमोनिया. अगर इस टेम्परेचर को हमने लैब में मेंटेन कर लिया है तो हम वहाँ पर लिक्विड अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, इफ़ रिएक्शन प्रोसीड इन 18°C टू 25°C यूज़ इथाइलेमिन एंड इथाइल डायमीन. जैसे मैंने आपको बताया था अभी, रिएजेंट में हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को यूज़ करते हैं इन लिक्विड अमोनिया में, लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है -33°C. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इथाइलेमिन की और इथाइल डायमीन की, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है 18°C टू 25°C. एंड फोर्थ पॉइंट, इन टेम्परेचर 50 to 125°C देयर इज़ नॉट पॉसिबल वर्च रिडक्शन बिकॉज अमोनिया रिएक्ट एज अ प्रोटोन डोनर and form NH2 amide ion. It's a powerful base, therefore not form BRP, वर्च रिड्यूस प्रोडक्ट. अब इसमें बात की गई है -33°C में हम टेम्परेचर रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है. इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं वो हमारा लिक्विड अमोनिया है. सेकेंड पॉइंट, 18°C टू 25°C में इसमें रिएक्शन को प्रोसीड करना इजी होता है और ये टेम्परेचर इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं. तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं रिएजेंट इथाइलेमिन हो गया और इथाइल डायमीन हो गया. लेकिन जब हम बात करते हैं इस टेम्परेचर की 50 to 125°C, तो इस टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड हो पाना मुश्किल हो जाता है. इसमें हम वर्च रिडक्शन नहीं करवा पाते क्योंकि जो अमोनिया होता है वो प्रोटोन डोनर की तरह एक्ट करता है और ये एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं एमाइड आयन. और एमाइड आयन क्या होता है, ये हमारा एक पावरफुल बेस की तरह रिएक्ट करता है और इसकी वजह से जो हमको वर्च प्रोडक्ट चाहिए वो हमको ऑब्टेन नहीं हो पाता है. सो देयरफॉर नॉट फॉर्म वर्च रिड्यूस प्रोडक्ट. सो हमने यहाँ पे 3 टेम्परेचर की बात की. इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट,
रिएक्शन स्टार्ट बाय सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा कि वर्च रिडक्शन को हम डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन भी बोलते हैं। डिसॉल्विंग मेटल इसीलिए बोलते हैं, हम यहाँ यूज़ करते हैं जो रिएजेंट है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम जो है पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, लिथियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से जैसे ये इलेक्ट्रॉन को हम अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये डिज़ोल्व होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। जैसे इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ये अपने, तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही सारी मैकेनिज़्म को आगे प्रोसीड करते हैं। इसीलिए हम इसको डिसॉल्विंग मेटल बोलते हैं, क्योंकि पहले मेटल का डिसॉल्व होती है, देन इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होता है। सो रिएक्शन स्टार्ट बाय सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या होता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन जनरेट when alkaline metal dissolve in liquid ammonia in very less temperature। ये कैसे इलेक्ट्रॉन जो हमारा है ये जनरेट कैसे हुआ, जब हम एल्कलाइन मेटल लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम इज़ ए एल्कलाइन मेटल, जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा किस में, लिक्विड अमोनिया में, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, और यही इलेक्ट्रॉन होता है जो सारी मैकेनिज़्म को आगे प्रोसीड करता है। अब हम इसके रिएक्शन एंड मैकेनिज़्म की बात करते हैं। मैकेनिज़्म से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है जो हमको कहाँ से मिला है, एल्कलाइन मेटल से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसकी क्या क्या फिनोमिना होती है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला पॉइंट ये है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कॉन्जुगेटेड डाइंस इनटू 1,4 फैशन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे कॉन्जुगेटेड डाइंस होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1,4 फैशन में। इसको हम मैकेनिज्म में समझते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड नॉन टर्मिनल एल्कलाइन इनटू ट्रांस एल्कीन। इनका यूज़ क्या होता है, ये जो भी हम नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं, नॉन टर्मिनल का मतलब जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है वो लास्ट वाले कार्बन के पास ना होके इंटरनल होना चाहिए। तो ये उस तरीके के जो एल्काइन होते हैं उनको ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट रिड्यूस एरोमेटिक कंपाउंड। जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको पार्शियली रिड्यूस करते हैं। इट कन्वर्ट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इनटू अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए कि जो हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और किस किस मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ डिस्कस द मैकेनिज़्म। सो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है एल्काइन, एल्काइन है देख रहे हैं, टर्मिनल नहीं है। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे होते, 3 बॉन्ड यहाँ होते तो हम उसको टर्मिनल बोलते हैं। अब बॉन्ड कहाँ है, ये जो हमारा एल्काइन का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ये इंटरनल साइड है, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइन जो है हमारा नॉन टर्मिनल है। इस तरीके के जो एल्काइन होते हैं उसको ये कन्वर्ट करते हैं ट्रांस एल्कीन में। ट्रांस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रुप जो है दोनों सेम ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड, और यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड हो गया है रिड्यूस। तो हमारा एल्काइन से बनता है ट्रांस एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ले लो या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। इसके बाद जो हम इसका रिएजेंट देखते हैं, रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने बात करी लिथियम की, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस। मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई कि अगर हम लिक्विड अमोनिया की बात कर रहे हैं, अगर लिथियम डिज़ोल्व है इसमें, तो टेम्परेचर क्या हमको मेंटेन करना है, -33 डिग्री सेल्सियस। तो लिथियम क्या करता है, जैसे ही अमोनिया में डिज़ोल्व होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, और यहाँ पे ये हमारा है अमोनिया। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल के आया है किससे, मेटल से, अल्कलाइन मेटल से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो लिथियम होता है ये क्या करता है, डीप ब्लू कलर देता है। सो ये हमारा हो गया रिएजेंट। तो रिएजेंट पहले क्या होता है, लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व होता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन अपने दे देते हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैकेनिज़्म को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैकेनिज्म हम समझते हैं एल्काइन से कन्वर्जन इन ट्रांस एल्कीन में। सो दिस इज़ एल्काइन। उसमें क्या होता है, ये जो ये हमारा एल्काइन है, तो ये पाई बॉन्ड
मान लो यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसने क्या किया है, ये अपना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसके भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले गया। तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक ये माइनस चार्ज। अब इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये हमारा जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है जो रिएजेंट से आया, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो इस वजह से इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया CH3C। इसके ऊपर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो ये इलेक्ट्रॉन ने ये इसके पास चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन भी लिए और इसके इलेक्ट्रॉन भी ले गया। इस वजह से इसके ऊपर क्या आया, माइनस चार्ज, और CH3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो हम देखते हैं इस कार्बन के ऊपर है 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं रेडिकल एनायन। इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है ये हमारा रेडिकल एनायन है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इस कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट होगा, और इस रिपल्सन की वजह से जो भी यहाँ पे ग्रुप दिख रहे हैं इनका अलाइनमेंट अपोजिट साइड होगा। किस तरीके से, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 ऊपर, एक CH3 आएगा नीचे, और ये आपका हो गया कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, और इस कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और नेगेटिव चार्ज इसमें पहले से था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इनके जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से और स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, इस वजह से क्या होता है, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं 2 CH3 दिख रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करता है। अब कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, अब ये रिएक्ट करता है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, हमारा प्रोटॉन डोनर। तो ये अपना क्या करेगा, 1 प्रोटॉन दे देगा इस कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, CH3 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ CH3 है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, जैसे इसने अपना 1 प्रोटॉन दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज हट गया, यहाँ पे आ गया आपका प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या होता है इस रिएक्शन में, इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो जो हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जाएगा। तो जैसे ही वो इसके पास जाता है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको फिर से क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो हमारे पास प्रोटॉन डोनर पहले से है, लिक्विड अमोनिया हमने यूज़ किया है, तो अमोनिया क्या करेगा, अपना 1 प्रोटॉन जो होता है इस कार्बन को दे देगा। जैसे इस कार्बन के पास जाएगा तो ये इसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कार्बन के पास गया, कार्बन का नेगेटिव चार्ज हट गया, और ये हमारा इसने बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये हमारा क्या है, ट्रांस। ये सेम ग्रुप हमारे अपोजिट साइड है, ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या है, इन। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा ट्रांस ब्यूट 2 इन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ट्रांस एल्कीन। सो हमने देखा एल्काइन से किस तरीके से ट्रांस एल्कीन बनता है, और इस फिनोमिना में जो हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब हम सेकेंड मैकेनिज्म समझ लेते हैं बेंजीन का। सो हमने पहले पढ़ा था कि बेंजीन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन में। इसमें आप देखेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है। इसके लिए भी हमने टेम्परेचर यूज़ किया है -33 डिग्री सेल्सियस, और हम लेते हैं इथेनॉल। सो इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। ये हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन में यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो किसी भी हम एक बॉन्ड की बात करते हैं, ये जो बॉन्ड हो रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होमोलिटिकली का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ। अब हम इसके दूसरे बॉन्ड की बात करते हैं।
इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया और इस एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास गया। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इसको रिएक्शन करने के लिए कुछ तो स्पेस चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ चला जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड का, ये हमने बनाया एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जाके इसने यहाँ रिएक्शन कर ली, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब हम बात करते हैं इसका, जो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ शिफ्ट हुआ और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ भी क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया। और एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ शिफ्ट हुआ, इस पोजीशन पे, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बता दिया। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड बन गया क्योंकि यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन एक और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, यहाँ पे आया, सिर्फ यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे रिएक्शन कर ली, तो ओवरऑल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने पहले मैकेनिज्म देखा, इसमें भी फर्दर वही रिएक्शन होने वाली है। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तो हमने क्या यूज़ किया है, इथेनॉल, C2H5OH। तो ये इथेनॉल जो है ये क्या करता है, अपना प्रोटॉन जो होता है इसको दे देगा। जैसे ये प्रोटॉन इसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका बॉन्ड, और इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हमारा जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा इसके पास, और यहाँ पे आके जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यहाँ पे आने वाला है एक इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिया और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो इसको कुछ ना कुछ प्रोटॉन चाहिए इसके नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए, तो ये क्या करता है, फर्दर हमने जो इथेनॉल यूज़ किया है, तो इथेनॉल से जो हमारा H प्रोटॉन है ये माइनस क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा माइनस ने इस H+ को एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे आके हमारा H बन गया और हमारा ये माइनस चार्ज होता है हट गया। तो ये जो हमारी मैकेनिज़्म है, इसमें भी हमने वही जो पहले पढ़ा था, हमने एल्काइन का कन्वर्ज़न होता है ट्रांस एल्कीन में, और जैसे इसमें बेंजीन का कन्वर्ज़न हो रहा है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन में। दोनों का मैकेनिज़्म सेम है, दोनों में हमारे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को हटाते हैं। और जो हम यूज़ कर रहे हैं मीडियम, जैसे हमने इसमें इथेनॉल यूज़ किया और उसमें यूज़ किया था लिक्विड अमोनिया, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, उसके नेगेटिव चार्ज को हटाते हैं। तो ये हमारा हो गया मैकेनिज़्म। Now the features of wash reduction. So first point, alkali metal dissolve in liquid ammonia. सबसे पहले क्या होता है, जो alkali metals थे वो dissolve हुए liquid ammonia में और जो solution का कलर था वो blue आया. Then aromatic ring take up the electron one by one. A radical anion is formed upon the adsorption of the first electron. जैसे ही first electron absorb होता है तो वहाँ पे हमारा formation होता है radical anion का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन था जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन था, ये इसके पास गया, यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ, रेडिकल एनायन का। नाउ सेकेंड पॉइंट, नाउ अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स गिव अवे इट्स हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। सो जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब यहाँ पे हमारा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है इसने क्या किया, हाइड्रोक्सिल मतलब OH से एक हाइड्रोजन को दे दिया, तब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड पॉइंट, अ साइक्लोहेक्साडाइन टाइप कार्बो एनायन इज फॉर्म व्हेन द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज पिक अप the carbon ion is now protonated by the alcohol. ओके, तो थर्ड पॉइंट को हम समझते हैं यहाँ पे, साइक्लोहेक्साडाइन टाइप कार्बो एनायन, जी इसकी बात हम कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा साइक्लोहेक्साडाइइनाइल टाइप का कार्बो एनायन है। ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आया, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है सेकंड इलेक्ट्रॉन को इसने लिया तो इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बो एनायन के ऊपर, ये क्या होता है, प्रोटोनेटेड होता है। किसके थ्रू होता है,
एल्कोहल के थ्रू। एल्कोहल में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास H है, तो ये जैसे ही आपको H दे देगा इसको, इस कार्बन आयन को, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटोनेटेड हो जाएगा। It is important to note that the protonation of the cyclohexadienal carbanion take place at its center. The structure of the product formed in the Wurtz reduction reaction is determined by the location at which the anionic radical is protonated. ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारा जो प्रोडक्ट का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हम लोकेशन देखते हैं जो एनाइनिक रेडिकल, ये जो हमारा एनाइनिक क्या है, रेडिकल है, ये क्या हो गया यहाँ पे, प्रोटोनेटेड हो गया। और प्रोटोनेटेड होने के बाद हमको क्या मिला है, यहाँ पे वर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। 6 and 7 point is most important. When electron donating group are used, the protonation tend to occur at the ortho or meta position, and when electron withdrawing group are used, the protonation generally occur at the para position. इस हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये सब जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो पैरा पोजीशन पे होता है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं इप्सो पैरा वर्च रिडक्शन। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वर्च रिडक्शन का वो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे बनता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।